प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हो और सारे प्रश्न पत्र आप आराम से तसल्ली से दे रहे हैं। आज टेस्ट सीरीज के भाग क्रमांक 2 संस्कृत के पेपर का विश्लेषण करूंगा। आपने पेपर दे रखा है और अभी हर टॉपिक वाइज, हर शब्द वाइज, हर प्रश्न वाइज आपका विश्लेषण होगा। जो प्रश्न समझ में नहीं आता है वो विश्लेषण के बाद मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर ये कैसे हुआ। यदि समझ में आ जाता है विश्लेषण करने के बाद तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी डायरी में नोट भी कर ले बेटा कि ये प्रश्न सर कैसे हुआ, तो कभी मेरी जब क्लासें होगी तब आप उसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, कहीं पर भी उसको बता सकते हैं। मैं आपको आराम से उसको वापस समझा दूंगा। तो आज का प्रश्न पत्र रहेगा संस्कृत का टेस्ट सीरीज भाग 2। ठीक है, ये विशेष अलग टेस्ट सीरीज चलती है। सबसे पहले आपका परीक्षा में ये गद्यांश आएगा और 5 अंक का गद्यांश आता है। तो सबसे पहले इसको आप अच्छी तरह पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप प्रश्न पत्र पे जाओगे, जितने कितने प्रश्न दिए हुए प्रश्न क्रमांक पे जाओगे। तो मैं आपको पहले एक एक शब्द की व्याकरण बताऊंगा, तो जिससे आपको अनुभव हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा कि प्रश्न तो 5 पूछे गए लेकिन यहाँ कितने प्रश्न बनते हैं। और एग्जामिनर परीक्षा कहीं से प्रश्न उठा के पूछ सकता है। तो मैं एक एक शब्द की आपको व्याकरण बता रहा हूं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणाम उपयुक्त विकल्पस्य चयनम कुरुत। ठीक है, तो सबसे पहले अस्ति यानी निम्न गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त विकल्प के आधार पर उसका क्या करें, चयन करें। तो मैं अभी चयन न करके सारी एक एक शब्द की ग्रामर बता रहा हूं। पहला शब्द है अस्ति। तो अस्ति का अर्थ होता है यानी अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का क्या हो जाएगा, एक वचन। अस्ति स्था संति, जो अस धातु है भू की भांति चलती है। ध्यान देना, भवती भवत भवंती, यहां भू है तो भू का विशेष रूप है अस्ति। द्रविड़ेशु या द्रविड़ेशु है तो द्रविड़ेशु रामे राम्यो रामेशु सप्तमी भक्ति का एक वचन है, अकारांत है। कांची ये स्त्रीलिंग है, इकारांत एक वचन है, प्रथमा का स्त्रीलिंग है। नाम नाम है, नगरी नगरी है, यानी द्रविड़ में एक कांची नाम की नगरी है या अस्ति है। इसका वाक्य का अर्थ ये होगा तस्याम, ध्यान देना यहां पे संधि है, तस्याम अनेक कोटिशारः। तस्याम या अनुस्वार संधि है, तस्याम प्लस अनेक। ठीक है, अनुस्वार संधि हो जाएगी, मो अनुस्वार इसका सूत्र है। तस्याम प्लस अनेक, तस्य तयो तस्याम, तस्याम तस्य तयो तस्याम, कौन सी, षष्ठी का बहुवचन। अनेक तस्मिन तयो तेषु सप्तमी हो जाती है, तो तत् सर्वनाम के षष्ठी का क्या हो जाएगा, बहुवचन। अनेक कोटि, अनेक कोटि का करोड़ों, कोटिशार श्रेष्ठ पुत्र, यानी यहां पे ये भी कह सकते हैं, करोड़पति भी कह सकते हैं, यानी ये संख्या के रूप में आता है। श्रेष्ठ पुत्र, सेठ पुत्र, एक श्रेष्ठ यानी सेठ, सेठ का पुत्र। शक्ति कुमार यानी नाम था शक्ति कुमार, नाम आसित यानी शक्ति कुमार का नाम एक करोड़पति सेठ रहता था। आसित के भूतकाल है, नाम प्लस आसित, यहां पे भी अनुस्वार संधि है, नाम प्लस क्या हो जाएगा, आसित। यानी वहां उनके अनेक कोटिशार, अनेक करोड़ों, कोटिशार उसकी उपमा है, कह सकते हैं अपन, कहते हैं कोई करोड़पति धनपति। तो श्रेष्ठ पुत्र सेठ का पुत्र शक्ति कुमार नाम का रहता था। शक्ति कुमार नाम, यहां पे भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी उत्व, ओ के बाद में स गोस आता है तो ओ का विसर्ग हो जाता है। शक्ति कुमार प्लस नाम प्लस आसित, यहां तो विसर्ग उत्व है शक्ति कुमार में, नाम प्लस आसित में अनुस्वार संधि है। आसित ये स्वयं ये अस धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। यहां अस्ति है जो लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। आसित लंग लकार इन पास्ट टेंस भूतकाल उसका प्रथम पुरुष एक वचन है। श्रेष्ठी, कभी भी आपकी श्रेष्ठी आ जाए तो श्रेष्ठी का श्रेष्ठ हो जाए कत्तिन प्रत्यय होता है। ध्यान देना, कौन सा प्रत्यय होता है, कत्तिन। ये कई बार पूछा हुआ है, कत्तिन प्रत्यय ई रहता है। श्रेष्ठिन, श्रेष्ठ क्या बन जाएगा, श्रेष्ठिन। श्रेष्ठ भी आता है
तो भी ध्यान देना श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ शब्द आता है तो आपका कतिन प्रत्यय होगा, इस बात का ध्यान देना। ये पैराग्राफ आता तो अवश्य पूछा जाता है। एक संख्या ज्ञान है, इसको पहले संधि विच्छेद करोगे तो ये संख्या ज्ञान सही होगा, नहीं तो गलत होगा। आपको मैंने नियम बताया था, यानी पद के मध्य ओ आता है, ओ के देखो ओ के बाद में अवग्रह आता है तो ओ का विसर्ग हो जाता है, यहां हो जाएगा कह प्लस क्या हो जाएगा अपि, उत्व संधि है, उत्व नहीं आती तो पूर्व रूप भी होती है, लेकिन ये उत्व संधि है। तो इसी प्रकार से सह अष्टादश, तो यहाँ पे ध्यान देना क्या हो जाएगा, सह प्लस अष्टादश, अष्टादश, तो वह अष्टादश वर्षीय 18 वर्ष, यहाँ पे संख्या ज्ञान है, ध्यान देना। आपके परीक्षा में पूछा जाए 100 अष्टादश वर्षीय संख्या ज्ञानम अंक शब्दा नाम अंकम लिखा था, तो यहाँ होगा 18, यानी अष्टादश 8 और 10 कितने होते हैं 18। यहाँ पे सह किसके लिए आया है, उस शक्ति कुमार के लिए। अब यहां एक आपका प्रश्न बनता है कर्तृपद और क्रियापद, तो कर्तृपद क्रियापद बनता है तो ये कर्ता हो जाएगा। अब कई बार पूछा जाए कि ये वाक्य दे दिया अधोलिखित वाक्यांशु कर्तृपद का अस्ति, तो कर्तृपद में आपको सह भी दे दिया और श्रेष्ठ पुत्र ये शक्ति कुमार दे दिया। तो सर्वनाम कब आता है, संज्ञा के स्थान पर, बार बार सर्वनाम संज्ञा शब्द आ नहीं सकता, तो यहां तो आपका है शक्ति कुमार। अब ये किसके लिए आया है, शक्ति कुमार के लिए आया है। तो आपको कर्तृपद पूछा जाए, विकल्प में सह भी और शक्ति कुमार है, तो आपको राइट क्या करना होगा, शक्ति कुमार। क्यों करना होगा, क्योंकि जो संज्ञा शब्द है वही बताना पड़ता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों है। तो यहाँ पे ये सहत आया किसके लिए, शक्ति कुमार के लिए, इस बात का ध्यान देना। कभी सवाल ऐसा पूछा जाता है तो ये उत्व संधि है। अष्टादश 18 हो गया। चिंताम आपनम, यानी चिंताम आपनम ये कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि। चिंताम द्वितीय भक्ति का एक वचन है, वो चिंता में युक्त हो गया। इन 18 जब वो 18 वर्ष का हुआ तो चिंता में लीन हो गया। न अस्ति धाराणाम, यहाँ पे 2 संधि है, न प्लस अस्ति में दीर्घ है, न प्लस अस्ति, ध्यान देना। यहाँ पे अस्त्य, न प्लस अस्ति प्लस अधाराणाम, यण संधि भी है और दीर्घ संधि, दोनों संधि है। न प्लस अस्ति में आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि और यहां हो जाएगी यण संधि। न अस्ति अधाराणाम, यानी यहाँ पे अनन गुणन दाराणाम, यानी उनको योग्य गुण सर्वगुण संपन्न से योग्य उसको पत्नी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो क्या था, चिंता में था। यानी वो चाहता सर्वगुण संपन्न मुझे ऐसी कन्या मिले जिससे मैं विवाह कर सकूं। अनंत गुणानाम व सुखम, यानी ऐसी कोई गुणवान पत्नी नहीं मिली, दारा नाम पत्नी को बोलते हैं दारा, तो उसमें व्यवहार करके सुखपूर्वक जीवन जी सकूं, इसी वजह से वो क्या रहता था, चिंता में रहता था। तो न अस्ति अदारा नाम षष्ठी भक्ति का बहुवचन और अनन अनन यहाँ पे है अगुणाधार नाम, यानी गुणवान कोई पत्नी नहीं मिली। वाह, अब दोनों वाह देखो, ये दोनों के बीच में वाह का अर्थ अथवा वो, और ये इन दोनों के बीच में सुखम, वाव्यो भी ध्यान रखना, सुखम द्वितीय भक्ति का एक वचन है। तत् कथम, ये चार तो संधि है, त का द हो जाएगा तद प्लस क्या हो जाएगा कथम। ये नो गुणवद, यानी तत् कथम, इस कथम लेकर गुणवद विंदे कलत्रम, यानी गुणवान मुझे कलत्रम पत्नी मिले। ध्यान देना अच्छी तरह से, गुणवान क्या मिले, पत्नी मिले। अब कलत्रम देना पुल्लिंग भी देखो, कलत्रम नपुंसकलिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है, दारा के रूप में। देखिए ध्यान देना, ये दारा आता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाए, कलत्रम नपुंसक में हो जाता है मित्र रूप में। कलत्रम यानी गुणवान कोई उसे पत्नी नहीं मिली। सह मित्र रूप में होता है, ध्यान देना। सह वस्त्र अंत द्वादश प्रस्तो, वह कौन, स किसके लिए आया है, वापस से आया शक्ति कुमार के लिए। कभी पूछा जाए, ये यहाँ पे पूछा जाए कि भुवम अब्रमत, या क्रियापद का कर्तृपद का होगा, तो कर्तृपद का अर्थ है कर्ता, कर्तृपद यहां से लगा कि ये स है तो विकल्प भले स आ जाए, लेकिन स आया किसके लिए, शक्ति कुमार के लिए। किसके लिए आया है, शक्ति कुमार के लिए। तो यहां इस सह की जगह आपको विकल्प में शक्ति कुमार लिखना पड़ेगा, कर्ता पद। वस्त्र अंति द्वादश साली प्रस्थ, यानी वस्त्र के पल्लू पे देखो द्वादश, द्वादश यहां द्वादश है, द्वादश का अर्थ है 10 साली प्रस्थ, यानी यहाँ पे 10 का अर्थ है प्रस्थ, यानी छोटे थोड़े से चावल लेकर के, प्रस्थ यानी एक मुट्ठी पर कह सकते हैं। यहाँ 10 सीधा है कि 10 ऐसे चावलों के टुकड़े चावल ले करके। दारा गणना भुवनम, यानी पत्नी को ढूंढने के लिए भुवन अब्रवत,
और पूरे लोक में भ्रमण करने लगा। यानी थोड़े से चावल लेकर के वो अपने पत्नी के विवाह के लिए कन्या को ढूंढने लगा। तो वो परीक्षा लेना चाहता था कि इन इतने चावलों से कोई खिचड़ी बनाए या मुझे कुछ भोजन बना के खिलाए। इसी प्रकार से उसका उद्देश्य था और पूरे भवन में, लोक में घूम रहा था कि ऐसी कोई स्त्री मिले, कन्या मिले, गुणवान मिले तो उससे मैं क्या करूं, विवाह करूं। यहां पे भी संधि कौन सी है, ये ग्रहणा चतुर्थी विभक्ति है। भुवम अभ्रमत, यानी यहाँ पे अनुस्वार संधि है। भुवम प्लस अभ्रमत, भुवम में द्वितीय विभक्ति है। अभ्रमत वापस लंग लकार प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन है। याम, जिससे काम अपि, कोई भी लक्षणवती कन्याम, यानी लक्षण से युक्त कन्या, विलोक्य कन्या को देख कर वो पूछता है। जहां रास्ते में जाता है, कोई पानी भरने में कहीं एक अच्छे लक्षण वाली कन्या को देख वो बार बार पूछता है। तो याम द्वितीय विभक्ति है। काम अपि, काम अपि भी आपकी अनुस्वार संधि, काम प्लस क्या हो जाएगा, अपि, काम द्वितीय विभक्ति का, अपि अव्यय है। लक्षणवती, ध्यान देना अच्छी तरह से, ये वानवती वत मतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय। और मतु प्रत्यय कहां आता है, संज्ञा शब्दों के पीछे, संज्ञा हो चाहे विशेषण हो। और एक तवती आता है, तवान, तवती, तवत, कत्वतु भी है। तो कत्वतु कहां आता है, कत्वतु प्रत्यय सिर्फ कहां आता है, केवल क्रियाओं के पीछे जो भूतकाल लगता है। तो विद्यार्थी यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि लक्षणवती, तो लक्षणवती में आपको आने से लक्षण प्लस वती, वान वती वत, वान पुल्लिंग में आता है, वती स्त्रीलिंग में आता है, ये आपका मतु प्रत्यय, लक्षण प्लस मतुप। कन्या द्वितीय विभक्ति, कन्या को, विलोक्य, वि उपसर्ग लोक धातु लेप प्रत्यय, ध्यान देना, विलोक्य, वि लोक और लेप प्रत्यय है। दे करके सह पृच्छति, वह पूछता है, कौन, शक्ति कुमार पूछता है, किससे, एक कोई लक्षण से युक्त कन्या को देख करके पूछता है। पृच्छति धातु है प्रच्छ, बेटा ध्यान देना, पृच्छ है रूप और धातु क्या है, प्रच्छ। ध्यान देना अच्छी तरह से, ये कई बार सवाल पूछा जाता है। तो रूप चलता है पृच्छ और धातु कौन सी है, प्रच्छ। ये लट लका प्रथम पुरुष का एक वचन है। भद्रे, भद्रे एक ये शोभनीय शब्द है, अच्छे, मान लो अच्छे शब्दों के लिए सज्जन, अपन बोलते हैं सज्जन, भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष। हे भद्रे का अर्थ है सज्जन स्त्री, नारी के लिए आया है। शक्नोषि, कामने अनेन शाली प्रस्थम गुणवदनम, यानी इस शाली प्रस्थम का अर्थ है मैंने थोड़े से जो चावल लिए, उस चावलों से क्या आप भोजन पका के मुझे खिला सकती हो। हर लड़की जो उसको लक्षण देखता है कि ये अच्छी कन्या है तो उनको पूछता, क्या आप मुझे थोड़े से इतने अनाज चावल है उनको आप भोजन बनाकर मुझे खिला सकते हो। शक्नोषि, कभी भी ध्यान देना ये मध्यम पुरुष एक वचन है, ये सी नहीं आता है शक्नोषि में और क्री में। तो यहाँ करोषि, करोषि में भी स कौन सा आता है आपका, मूर्धन्य सा आता है, ये वाला, इस बात का ध्यान देना। करोषि में भी स कौन सा आता है, मूर्धन्य, और शक्नोषि में कौन सा था, मूर्धन्य। बाकी जैसे पट सी है तो पट सी में आपका स कौन सा आता है, ये आता है मध्यम पुरुष का एक वचन, ये स आता है। और यहाँ मध्यम पुरुष एक में, एक तो शक्न धातु शक्नोषि और एक करोषि, कभी भी ध्यान देना मध्यम पुरुष में एक वचन में ये क्या आता है, मूर्धन्य स आता है, इस बात का ध्यान देना। भद्रे यानी किसके लिए आया है, गुणवती कन्या के लिए। किम अनेन, ये तृतीय विभक्ति ध्यान देना, यानी किम अनेन अनुस्वार संधि, क्या इससे, तृतीय विभक्ति, इससे किससे, चावलों से। तो ये किससे आया है, तृतीय विभक्ति, यहां ध्यान देना, इन चावलों से। सर्वनाम जो आता है विभक्ति वो भी आपके संज्ञा शब्द में आती है, संस्कृत का नियम है। क्या इन चावलों से गुणवद अन्नम अस्मान भोजितम, क्या गुणवती कन्या को बोला इन इतने चावलों से क्या मुझे भोजन कराने के लिए सहायक हो, अस्मान हमको, और भोजितुम भोजन कराने के लिए सहायक हो। यहाँ पे देखो क्रिया यहाँ आ गई है, यहाँ पे क्रिया पहले आई, ध्यान देना अच्छी तरह से। गुणवदन गुणवतन, देखो गुणवदन गुणवत, तो यहाँ पे ना का 5/1 हो जाएगा। एवं इस प्रकार कृते स हस्तित अवधूत, इस प्रकार इस कार्य के लिए वह हसित प्लस अवधूत, हसिता यानी वो नहीं तो अपने आप में एक अलग ही हास्य महसूस करता था। कृत्य में हमेशा देखिए यहाँ पे के लिए सहन, वह कौन, शक्ति कुमार, हसिता प्लस अवधूत, वह अवधूत हास्य के माध्यम प्रकट करता। गृहाद गृहम परिविश्य, घर से घर, या पंचमी गृहात प्लस गृहम, हर घर से, एक घर से दूसरे घर, उसको अभी तक कोई कन्या नहीं मिली जो उनके योग्य हो। तो गृहाद का त हो जाएगा, गृहात प्लस गृहम। प्रवेश अभ्रमत, प्रवेश करते हुए यानी अभ्रमत घूम रहा था, यानी हर घर घर भटक रहा था। यहाँ पे प्र प्लस विष धातु लेप प्रत्यय, और यहाँ दीर्घ संधि प्रवेश प्लस अभ्रमत,
अब्रह्मत में ब्रह्म धातु लंग लका प्रथम पुरुष का एक वचन। ये सारी इसकी व्याकरण हो गई। अब देखो कितने व्याकरण निकली, लेकिन आपको परीक्षा में कितने पूछेंगे, सिर्फ 5 सवाल पूछेंगे। बेटा 5 सवाल तभी राइट होंगे जब आपको इनकी एक एक शब्द की ग्रामर आपको आएगी, तब आपका ये 5 अंक क्या होगा, राइट होगा। इस प्रकार से आपको ये देखना है। अब आपको प्रश्न कैसे पूछे गए हैं देखिए, ये मैंने सरल प्रश्न पूछे हैं, लेकिन अब आपका प्रश्न आपने विश्लेषण कर लिया है। न अस्ति अदारणाम इत्यत्र संधि अस्ति, न प्लस अस्ति, तो यहां पहले क्या होगा, न प्लस क्या है, अस्ति प्लस यहां अदाराणाम, अदाराणाम, यानी यहां पे आपकी कौन सी संधि है, एक तो दीर्घ हो गई पहले, दूसरी है यण, अस्ति, यण और दीर्घ दोनों संधि है। तो विकल्प में दीर्घ है, यण है, दीर्घ गुण है, तो यहां बेटा ये गुण मिसप्रिंट है, ये आपका गलत होगा, यहां गुण है ही नहीं। तो अब आपके ऐसी स्थिति में है तो आप इसको दीर्घ एक ही मानोगे, ये विकल्प सही माना जाएगा। बाकी यहां ये आना चाहिए था यण संधि, कौन सी आनी चाहिए, यण संधि। तो ये प्रश्न ध्यान मैंने भी वापस नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, यण संधि आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, यण संधि। तो अब ऐसे स्थिति में आपके सामने विकल्प दीर्घ एक ही हो रही है, तो आप एक लिख सकते हो, कोई ये सवाल डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गुण लिखा है तो अब गुण है ही नहीं यहाँ पे, और दीर्घ बन रही है, संधि दो भले बने लेकिन यहाँ दीर्घ बन रही है। तो ऐसे स्थिति में कभी आपका सवाल आता भी है तो इसको दीर्घ सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें विकल्प है, दो भले संधि आ जाए लेकिन दूसरा संधि का ये विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ विकल्प आपका क्या होगा, नंबर 1। यहाँ यण है लेकिन अब इसमें यण है तो ये भी सही माना जाएगा। तो इसीलिए यहां दीर्घ और यण अलग अलग कर ली। तो इस सवाल को आप टोटलिंग में इसको ना लें, इस सवाल को मैं बोनस बना देता हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ गए। अब विद्यार्थी क्या करेगा कि दीर्घ भी करेगा यण भी करेगा, अब दोनों सवाल है, यहाँ आपका दीर्घ और यण आना चाहिए था। तो इसीलिए ये सवाल है, आपके ध्यान देना, स्टार लगा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ भी और यण दोनों आ गई है। तो ऐसे सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बिल्कुल मेरा दायित्व है, मैं स्वीकार करता हूं कि पेपर को वापस मैंने दिया और समझण दिया था, बिल्कुल मेरा अभी भी दिया था, लेकिन भूल से प्रिंट होने के बाद वापस आया तो मैंने उसको प्रश्न देख लिया और विकल्प नहीं देखे, इसलिए ये गलत है। तो इस प्रश्न को आप काउंटिंग ना करें, 29 प्रश्न काउंट करें, तो इसलिए ये आप गलत है। और आप बता देना, अब आप समझ सकते हो ये गुण और दीर्घ दोनों है, ठीक है। अब आगे आते हैं, भोज्य तुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, भोज्य तुम में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा, तो कत्वा में पीछे क्या रहता है, त्वा शेष रहता है, ठीक है। तुम में क्या रहता है, तुम शेष रहता है, और यत में क्या रहता है, यह शेष रहता है, ठीक है। और कत में क्या रहता है, त, ता और तम शेष रहता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, यह या यत, यत में ध्यान देना, जैसे दे यह रहता है, मैं आपको करवा चुका हूं। अब यह तुम आ रहा है तो प्रत्यय कौन से हो जाएगा, विकल्प तुमुन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, राइट। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 63, शाली प्रस्थेन इत्यत्र विभक्ति अस्ति, शाली प्रस्थेन इसमें विभक्ति कौन सी है, तो शाली प्रस्थेन न, अर्थात प्रथमा में राम रामो रामा, द्वितीय में रामम रामो राना, तृतीय रामेण रामाभ्याम रामई रामेण प्रस्थेन, तो कौन सी हो जाएगी, विभक्ति हो जाएगी आपकी कौन सी, तृतीया, यहां विकल्प आपका तीसरा राइट है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रवेश्य इत्यत्र समास अस्ति, प्रवेश्य इसमें समास कौन सा है, तो यहां पे आगे उपसर्ग आते हैं, क्रमधारी में उपसर्ग आते नहीं है, द्वंद्व में आते नहीं है, तत्पुरुष में आते नहीं, तो सीधे विकल्प पड़ा, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। तो यहाँ पे प्रविषय में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। ऐसे समास अव्ययी भाव के 16 नियम है, 16 में आपको 10 नियम पढ़ने हैं, जो मैं आपको यूट्यूब पे और आपकी ऐप में बिल्कुल दे चुका हूं, वो अच्छी तरह पढ़ लें। 16 प्रकार में 10 प्रकार से पढ़ोगे तो आपका अव्ययी भाव समास गलत नहीं होगा। समास संस्कृत में कठिन होते हैं, समास सबसे बाद में पढ़े, सारे कारक, विभक्तियां, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, शुद्ध अशुद्ध सब कुछ पढ़ने के बाद ये समास पढ़ना, तो ये समास समझ में आएंगे। पहले आप समास पढ़ोगे आपके ऊपर से जाएंगे, कोई पल्ले नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि समास तभी पढ़ें जब सारी आप संस्कृत की व्याकरण पढ़ लो, उसके बाद समास पढ़ें, तो ही समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, स 18 वर्ष देशीय मातृभाषायाम लिखता, सह 18, अब यहां संधि करोगे तो ये सही होगा, सह प्लस क्या हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा 18, यानी 18 वर्ष, क्या हो जाएगा, 18 वर्ष। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 18 वर्ष देशीय, ये विकल्प सही हो जाएगा। 1800 में क्या हो जाएगा, 1800, 28 में अष्टविंशत्य,
और 118 में अष्टादशाधिक शतम यानी 118, ये अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से विकल्प नंबर क्या होगा, 1 आपका राइट होगा। उसके बाद 5 प्रश्न ये आए, पांचों में आपके कितने सही है, 4 मानना। पहला प्रश्न आप उसको डिलीट कर देना। और आपके यहाँ 5 सवाल बने। मैंने आपको गद्यांश में बहुत सारे सवाल बताए, सारी व्याकरण आपको कितनी दिमाग में बैठी, कितनी कौन से नहीं आ रही, डायरी पे उसको नोट कर लें और मेरे को वापस जब क्लास लगाऊं यहाँ आप बता सकते हैं यूट्यूब में। अब ये वीडियो आप देखोगे उस समय नीचे कमेंट में लिख दे सर ये कैसे हुआ, ये ध्यान देना। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणाम उपयुक्त विकल्प से चयनम कुरुतः। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर विकल्प के अनुसार दीजिए। ये आपका एक क्या है, पद्यांश है। तो एक पद्यांश आएगा और एक गद्यांश आएगा। अब आपको यहां पे क्या करना है, देखिए यहां आपको सबसे पहले इसका क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको छंद बताने हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। अब जैसे आपका यहां आ गया, देखिए रे रे चातक, रे रे हे चातक। चातक एक पपैये का है जो इंद्र का वाहन है, पपैया जो वर्षा ऋतु में बोलता है, पीयू पीयू आवाज करता है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षम श्रुताम। सावधान होकर मन से, सावधान मन से मित्र हो, अपने मित्र श्रुताम इंद्र का मित्र है, तुम्हारे मित्र। अर्थात ध्यान देना अच्छी तरह से, पपैया का मित्र कौन है, इंद्र। अपने मित्र को याद कर रहा है, सावधान मन से सुनो। अंबोदा बाहो संति, ऊपर आकाश में अंबोध कर बादल बह रहे हैं। गगने सर्वपि न एतादृशा, आकाश में सब जगह न एतादृशा इस प्रकार से दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। केचित वृष्टि भी आदरंती उसदा ग्रंथि दे रहे हैं, कई बादल बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई बादल क्या करते हैं, बरस रहे हैं, और कई बादल बरसा नहीं रहे हैं। यम यम पश्यसी, जहां जहां वो देखता है, यम यम पश्यति, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरुतो मां ब्रूहि दीन वचः। तो वहां वहां पुरुतो मां ब्रूहि दीन वचः, यानी वो दीन वचन बोलता है। कहने का अर्थ यह है, इंद्र से कहता है कि तुम चाहे बरसो, कभी बरसो, लेकिन मैं मेरे पपैये की शर्त और एक इसका नियम पक्का होता है कि बरसात की गिरती हुई बूंद को ग्रहण करता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, वो गिरती हुई बूंद को ग्रहण करता है, जमीन पे तालाब का पानी कभी नहीं पीता है। इसीलिए दीन वचः, आप बरसो नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जमीन का पानी नहीं पीऊंगा। तो ये एक प्रार्थना निवेदन कर रहा है, रे रे चातकः। यहाँ पे अच्छी तरह ध्यान देना, इसका मित्र को पुकार रहा है। अब आपको पूछा जाए रे रे चातकः, यहाँ पे आपकी विभक्ति होती है, तो यह विभक्ति कौन सी हो जाएगी, संबोधने च। हमेशा मैं करवा चुका हूं, यहां संबोधने च विभक्ति कौन सी हो जाती है, प्रथमा। कौन सी हो जाएगी, प्रथमा। सावधान, स प्लस अवधान दीर्घ संधि, स प्लस क्या हो जाएगा, अवधान, ये आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। मनसा तृतीया भक्ति, मन से, सकारांत, ध्यान देना, मन से। मित्र क्षणम, यहां पे ध्यान देना, मित्र को क्षण, श्रुताम सुनो, ये लोट लगा आज्ञा दे रहा है। श्रुताम पढ़ताम, श्रु धातु ध्यान देना, श्रुति श्रुताम, यहाँ पे श्रुयंतु, यानी ये लोट लकार है, सुनो। मध्यम पुरुष का नहीं, प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन। अच्छे से ध्यान देना, ये मध्यम पुरुष का नहीं, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ये श्रु धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। श्रुतु श्रुताम श्रुयंतु। अंबोदा, अंबोदा बादल के अगर बहवो ही, बह प्लस ही, संति है, अस धातु लट लगा प्रथम पुरुष का बहुवचन। गगने सप्तमी का एक वचन। सर्वे अपि, सर्व प्लस क्या हो जाएगा, अपि, सर्वे प्लस क्या हो जाएगा, अपि, ये पूर्व रूप संधि है, ध्यान देना। कौन सी हो जाएगी, पूर्व रूप। पूर्व रूप में आपके एक तो अवग्रह से पहले ए आता है और अवग्रह से पहले ओ भी आता है, ये संधि पूर्व रूप है। क्या हो जाएगी, पूर्व रूप। एक होती पर रूप, पर रूप में क्या होता है, यहाँ पे अ और ए आता है, जैसे प्रेजते है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्र प्लस एजते, प्र प्लस क्या हो जाएगा, एजते। यहाँ पे ये पर रूप संधि है, प्रोषणीय है, तो प्रोषणीय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्र प्लस ओषणीय, प्र प्लस क्या हो जाएगा, ओषणीय। ध्यान देना अच्छी तरह से, प्र प्लस क्या हो जाएगा, ओषणीय। ये है पर रूप, और सर्वे अपि अवग्रह से पहले ए और ओ आता है तो हो जाती है पूर्व रूप। क्या हो जाती है, पूर्व रूप। सर्वे अपि एतादृशा, न एतादृशा, वृद्धि संधि है, न प्लस एतादृशा, न प्लस क्या हो जाएगा, एतादृशा। ध्यान देना, न प्लस एतादृशा, ये आपकी कौन संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। और केचिद द का त हो जाएगा, ये जस्सा तो संधि है। वृष्टि भी, यहां तृतीया भक्ति बहुवचन है, वृष्टि भी,
और यहाँ पे आद्रयंती रुत्व संधि, ये ध्यान देना अच्छी तरह से, ये वृष्टि भी प्लस आद्रयंती, क्या हो जाएगा, आद्रयंती, ये आपकी विसर्ग संधि है। विसर्ग कौन सी है, रुत्व संधि। ध्यान देना अच्छी तरह से, कैसे हुआ, पद के मध्य र से पूर्व ह्रस्व स्वर आ जाए तो र का विसर्ग हो जाता है, र का क्या हो जाता है, विसर्ग। तो वृष्टि भी प्लस आद्रयंती विसर्ग की रुत्व संधि है, और आद्रयंती लट लका प्रथम पुरुष का बहुवचन है। वसुधाम, ये वसुधा, लताम आकारांत है, द्वितीय भक्ति का एक वचन। गर्जंती, कौन गर्जते हैं, अंबोदहा, यहाँ पे बादलों के लिए आया ये क्रिया, ध्यान देना। गर्जंती, गर्ज धातु लट लका प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन। केचिद वृता, केचिद का त जसत्व, केचित, कई बादल बरसते हैं और कई बार फालतू ही गर्जना करते हैं। तो यहाँ पे केचित प्लस वृथा, यानी कुछ बेकार, यह अनुस्वार जसत्व संधि है, और आपको द का त हुआ, बाकी इसको कर्मधारय समास भी कर सकते हैं, क्योंकि एतादृशा, यहाँ पे ध्यान देना अच्छी तरह से, यहाँ पे विशेषता और विशेषण दोनों हो रहे हैं, विशेष विशेष, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। और जहाँ पे क्रमधारय समास होता है वहां भी आपको पूछ लिया जाए तो उपमा अलंकार भी कर सकते हैं इसको। यम यम पश्यति, जहां जिसको जिसको देखता है, यह धातु यम, देखो यत सर्वनाम है और द्वितीय भक्ति का एक वचन है, ये भी सर्वनाम है। यत ध्यान देना, जिस जिसको देखता है, यत कहते हैं जिसको, जिस जिसको देखता है, तस्य तस्य पुरुषोत्तमा, उनसे ब्रूहि दीनवचः, और दीनवच बोलता है, यानी उसको दीनवचः, यानी कर्मधारय है, और दीनम वचः बोलना, वचनी बोलना, ये अनुस्वार संधि भी है और ये बोलवत है। ये इस प्रकार माम, ध्यान देना अच्छी तरह से, वो उसको, ये अस्मत् सर्वनाम है, तस्य आपका तत्सर्वनाम षष्ठी का एक वचन है, या यत सर्वनाम है, ये बहुत सारे सर्वनाम है। अब आपको यह पूछा जाएगा अलंकार हो गया, छंद कौन सा है, L2 में अलंकार पूछा जाता है, जो अलंकार में आपको वीडियो आराम से 3-4 क्लास लगेगी, बताऊंगा, बहुत सारे है लेकिन आपको 3-4 याद करना है। अब आपको अलंकार छंद बताना है, तो छंद में सबसे पहले आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19, यानी 20 एक नहीं है, आधा अक्षर, इसको नहीं गिना जाएगा। 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और क्या है 19। तो अब 19 में आपका फटाक से देख लेंगे कि इति विभक्ति, यानी 19 में छंद भी आपको पूछा गया है, तो छंद कौन सा है, श्लोक है, इसमें छंद अस्ति मंदाक्रांता, साधुर्विक्रडितम, स्तृगधरा, शिखरणी, तो सीधा आता है उसमें 19 आ गया। और 19 में आपके सबसे पहले देखना है कि कौन आते हैं इसमें, यह भी देखना होगा कि गण गिन लो, गुरु 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 मगण आ गया, तो सीधा हो जाएगा कि शार्दुल विक्रडितम, क्या हो जाएगा, शार्दुल विक्रडितम, ये आपका क्या हो जाएगा छंद। फटाक से छंद को क्या करेंगे, फटाक से गिनने के बाद गण गिन लें, गण गिनने के बाद ये गिन लें, माँ से मंदाक्रांता, माँ से मगण भी होता है और शिखरणी भी होता है, तो यहाँ तो 17 होता है, लेकिन यहाँ 19 का है, तो सीधा आपको क्या हो जाएगा शार्दुल विक्रडितम। तो इस प्रकार से छंद को आप फटाक से आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले आपका छंद पूछा जाए तो फटाक से आप वर्ण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आ गए। तो 19 में आते ही आपको दिमाग में आ गए, हाँ आ रहा 19 में छंद तो है, 17 में छंद है और 16 में, लेकिन 19 में आने के बाद आपको और ध्यान देना कि 19 के 2 है, 17 के 3 है, तो क्या है, तो फटाक से आप गण गिन लो कि गुरु है, गुरु 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 मगन आ गया, फट से, अर्थात सीधा आपने क्या कर दिया, शार्दुल विक्रडितम। तो कितना 10 सेकंड लगा, ज़्यादा 20 सेकंड। छंद बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन छंद में विद्यार्थी क्या करते हैं, समय अलग लगा देते हैं ज़्यादा, और समय ज़्यादा होने का अर्थ है आप कहीं ना कहीं की प्रश्न छोड़ोगे या टप लेवल का सवाल आप अच्छी तरह नहीं कर पाओगे, तो समय बहुत कम लगाएं इसमें। इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है। अब बता, रे रे चातक इति विभक्ति अस्ति, बता चुका हूं, रे रे चातक अर्थात संबोधन से क्या हो जाएगी, प्रथमा। तो यहाँ पे 66 वाल में विभक्ति हो जाएगी प्रथमा। रे रे यहाँ आपके संबोधन होता है, संबोधन से हमेशा कौन सी होती है, प्रथमा भक्ति आती है, जो आपको मैं करवा चुका हूं कई बार। सर्वे अपेत्य संधि, सर्वे प्लस अपि, ध्यान देना पूर्व रूप संधि ये होती है, प्रेजते, प्र प्लस एजते, प्रेजते यहाँ प्रोषणीय क्या होगा, ओ, यानी ए और ओ में ध्यान देना, प्र और उप, ये भी आ सकता उपोष्टि, उपोषति, प्र और उप पे ए और ओ की मात्रा आती है,
वो हमेशा पर रूप होती है। गुण में भी होती है लेकिन इसकी गुण नहीं होगी, प्र प्लस इज्जति नहीं होगा, प्र प्लस एजते होगा। तो ये पर रूप है। पूर्व रूप में संधि आपको मैं करीबा बता चुका हूं, बाले अस्मिन, बाले अस्मिन अवग्रह। ये तो ये है, एक आपके ये जैसे पीड़ितो अपि, पीड़ितो अपि। तो यहां पे क्या करना, अवग्रह देखना, इस चिन्ह का नाम अवग्रह है। अवग्रह से पहले ए भी आता है और ओ भी आता है, तो ए आता है तो सीधा आप इसको ए कर दो, ये होगा बाले प्लस ये हो जाएगा अस्मिन, यानी बाले प्लस क्या हो जाएगा अस्मिन, अवग्रह का अ हो जाएगा, ये होगा अस्मिन। ठीक है। और यहां पे ओ आता है तो ओ का विसर्ग हो जाएगा पीड़ितः प्लस क्या हो जाएगा अपि, ये आपकी उत्व संधि। इस प्रकार से आपको करना है, ये है उत्व संधि है। लेकिन यहां पे पूर्व रूप में क्या आएगी, सिर्फ आपके कौन सी, ए वाली आएगी। कौन सी आ जाएगी, ए वाली। इस बात को ध्यान देना। ओ आता है तो ओ में आपको कभी कभी ये यहां ओ है तो इसको आप ओ को विसर्ग कर लोगे। एक ओ का ये भी आता है मनोहर, मनोहर, तो यहां क्या हो जाएगा मनः प्लस क्या हो जाएगा हर, ओ का विसर्ग होता है, यानी उसके पास अघोष और सघोष। ओ के बाद सघोष आता है तो ओ का विसर्ग हो जाता है, और अघोष आता है तो आता ही नहीं, शब्द अशुद्ध होगा। जैसे आपका ये मनोकामना है तो मनोकामना, मनोकामना, तो यहां पे ओ के बाद अघोष गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मनः प्लस क्या हो जाएगा कामना, मनः प्लस क्या हो जाएगा कामना। तो ये गलत है, अपने आप में ये शब्द गलत है, मनोकामना होता भी नहीं है। तो ये आप भले ही संधि करो तो भी ये गलत है, क्योंकि ओ आगे बाद अवग्रह आता ही नहीं है। इसका शुद्ध शब्द है मनः कामना। क्या है, मनः कामना। तो ये मनोकामना नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मनः कामना। तो यहां पे ओ, एक तो ओ वाला ये है उत्व का, और एक ये है। तो आपको पूर्व रूप है, पूर्व रूप में क्या होगा, अवग्रह से पहले ए आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना। अवग्रह से क्या आएगा, ए, वो आपकी कौन सी है, पूर्व रूप संधि। और यहां इसमें आपके ये आगे और आप उत्व नहीं है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, पूर्व रूप कर सकते हो। ध्यान देना, यदि आपके उत्व है नहीं विकल्प में तो पूर्व रूप भी कर सकते हो। लेकिन पूर्व रूप आता है तो इसमें क्या होगा, प्रभो अत्र, ये है तो शब्द बना जरूरी, प्रभो प्लस क्या हो जाएगा अत्र, यानी प्रभः विसर्ग नहीं होगा। तो कभी वैसे आते हैं, अधिकतर इसमें टुकड़ा होगा नहीं, प्रभो प्लस अवग्रह का अ होगा, लेकिन इसमें आपकी उत्व भी है, उत्व नहीं आते तो पूर्व रूप कर सकते हैं, बाकी उत्व करना। तो गुण है नहीं, वृद्धि है नहीं, ये आपकी संधि हो गई। आगे इस श्लोक में कौन सा छंद आपको बता दिया, न एतादृशा संधि विच्छेद, न प्लस एतादृशा, न प्लस एतादृशा, न प्लस एतादृशा, न प्लस एतादृशा। तो न प्लस क्या हो जाएगा एतादृशा, यहां पे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि। ध्यान देना अच्छी तरह से, यहां पे कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। कैसे, न प्लस क्या हो जाएगा एतादृशा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 17वां, वसुधाम इत्यत्र विभक्ति का, वसुधाम इसमें विभक्ति कौन सी है, वसुधाम लताम, यहां कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। कैसे, लताम लते लताहा, ध्यान देना अच्छी तरह से, लता लते लताहा, तो वसुधाम वसुदे वसुदाहा, तो ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग है, आकारांत है। गद्य शिक्षण से मुख्य, अब आते हैं अपन मेथड के सवाल इसमें। गद्य शिक्षण से मुख्य उद्देश्य वर्ते, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ये शिक्षण है। शिक्षण में ध्यान देना, एक अवश्य 3-4 सवाल बनते हैं। तो गद्य शिक्षण का भावाभिव्यक्ति है, गणाभिव्यक्ति है, भाषा ज्ञान है, अभिव्यक्ति है। तो भाषा ज्ञान तो आपका व्याकरण का है, ध्यान देना, व्याकरण शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, भाषा ज्ञानम। अभिव्यक्ति एक होती नहीं है, भावाभिव्यक्ति होती नहीं है, ग्रहण अभिव्यक्ति ये है गद्य शिक्षण का उद्देश्य। ग्रहण प्लस अभिव्यक्ति, ग्रहण भी करना और अभिव्यक्ति भी करना, यह है गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। क्या है, ग्रहण अभिव्यक्ति, ग्रहण और अभिव्यक्ति। यहां पे ध्यान देना, अभी आपके शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण का आपका भाषा ज्ञान है, गद्य का आपका ग्रहण अभिव्यक्ति है, पद्य का रसानुभूति है, नाटक का चरित्र निर्माण है। तो इस प्रकार से ये अनुवाद का द्विभाषी ज्ञान है। तो ये मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है एक शिक्षण के संबंधित। एक उनकी मुख्य विधि कौन सी है, अब आगे आएगी। एक इनके उपनाम क्या है, श्रेष्ठ विधि कौन सी कक्षा तक है, सारा 3-4 प्रश्न बनते हैं शिक्षण के माध्यम से कम 3-4 प्रश्न बनते हैं। मेरे सारे शिक्षण को आप अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद है गद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विद्या अस्ति, गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है।
तो भाषा संसर्ग है, उद्बोधन है, समवाय है, व्याख्या है। ध्यान देना, मैं चारों बता रहा हूं। भाषा संसर्ग आपके व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर की, व्याकरण शिक्षण की कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ विधि कौन सी? भाषा संसर्ग। और भाषा संसर्ग का दूसरा नाम क्या है? अव्याकृति। क्या नाम है? अव्याकृति। ध्यान देना अच्छी तरह से, इसको अलग उपनाम भी पूछा जाता है। तो भाषा संसर्ग तो श्रेष्ठ है आपकी व्याकरण शिक्षण की, वो भी कौन सी? प्राथमिक स्तर की। बाकी व्याकरण शिक्षण की आपकी आगमन निगमन विधि श्रेष्ठ है। अच्छे से ध्यान देना, व्याकरण शिक्षण की आपकी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कौन सी? आगमन निगमन, आगमन और निगमन। लेकिन प्राथमिक स्तर की आपकी कौन सी है? भाषा संसर्ग कहो चाहे अव्याकृति कहो, किसकी? व्याकरण शिक्षण की। ध्यान देना अच्छी तरह से। उद्बोधन विधि, ध्यान देना, कौन सी है? उद्बोधन विधि आपकी है गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि। समवाय विधि नाटक की है, समवाय विधि नाटक की है। व्याख्या विधि आपके प्राचीन विधियों में श्रेष्ठ विधि है। जब आपकी पाठशाला नहीं आती है, सबसे प्राचीन तो पाठशाला है, लेकिन प्राचीन विधियों में श्रेष्ठ विधि कौन सी है? जो व्याख्या विधि है। बस ये ध्यान देना, ये आपकी चारों। तो आपको कौन सी पूछी? गद्य शिक्षण की, तो आप क्या करोगे? उद्बोधन विधि। और उद्बोधन का दूसरा नाम है अर्थबोध विधि, अर्थबोध विधि। कभी आपको पूछ ले कि उद्बोधन विधि का अपर नाम क्या? अर्थबोध विधि। कौन सा हो जाएगा? अर्थबोध विधि। आगे आते हैं, पद्य शिक्षण से मुख्य उद्देश्य वर्तते। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण का देखो भाषा ज्ञान, तो भाषा ज्ञान तो आपके व्याकरण का, ठीक है। और ग्रहण और अव्यक्त दोनों किसका है? गद्य का। तो रसानुभूति किसका है? पद्य का। और रसानुभूति नहीं है तो सौंदर्य अनुभूति होता है, सौंदर्य अनुभूति। ध्यान देना अच्छी तरह से, सौंदर्य अनुभूति भी किसका है? पद्य शिक्षण का। आपको रसानुभूति आता है तो रसानुभूति करना है, कभी रसानुभूति नहीं पूछे तो सौंदर्य अनुभूति आए तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा असंभव होगा। रसानुभूति होगा, रस प्लस अनुभूति, यानी पद्य में रस की अनुभूति होती है। तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? रसानुभूति। आगे आते हैं अपन, कस्मिन् शिक्षणे सौंदर्य अनुभूति प्रश्ना भवन्ति। किस शिक्षण में सौंदर्य अनुभूति संबंधित प्रश्न होते हैं? ये वो विधि कौन सी है जिसमें सौंदर्य अनुभूति के संबंधित प्रश्न होते हैं? तो बता चुका हूं, पद्य शिक्षण है। गद्य शिक्षण भाषा ज्ञान है, नहीं व्याकरण में भाषा ज्ञान है। गद्य शिक्षण में ग्रहण अभिव्यक्ति है। नाटक में क्या है आपके? ध्यान देना, समवाय श्रेष्ठ विधि है और द्विभाषीय ज्ञान होता है, लेकिन अनुवाद द्विभाषीय ज्ञान है। लेकिन नाटक का है चरित्र निर्माण, क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण। और पद्य का होता है सौंदर्य की अनुभूति। दंडान्वय विधि दंड प्रतीक अस्ति। ये पद्य की दो विद्या होती है अन्वय के आधार पर। ये मैं आपको ध्यान है, एक गद्य दंडान्वय और खंडान्वय एक वीडियो में अलग से बना चुका हूं और पक्के 100% सवाल आएगा। दंडान्वय विधि कौन सी है, खंडान्वय विधि कौन सी व्याकरण विधि आधारित है, कौन सी मातृभाषा पर आधारित है, किसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। खंडान्वय दंडान्वय पद्य शिक्षण में मैं आपको तुलना करवा चुका हूं, अलग से मैं मेरे यूट्यूब भी बना चुका हूं। इस बात को अच्छी तरह समझना। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए आपको दंडान्वय पूछा है। दंडान्वय का दंड प्रतीक किसका है? वाक्य का। लघुड़म कभी पूछा जाए, ध्यान देना, लघुड़म, ये अच्छी तरह ध्यान देना, वाक्य है। दंड को लघुड़म भी बोलते हैं, कभी पूछा जाए तो ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंडान्वय में दंड किसका प्रतीक? सीधा सवाल आता है वाक्य का। किसका प्रतीक है? वाक्य का। तो खंडान्वय दंडान्वय श्रेष्ठ विधि खंडान्वय होती है। किस पर आधारित है, किस पर, सारी जानकारी में आगे आपके यूट्यूब दे चुका हूं, पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन। किम कैन कस्मे इत्यादि या कस्मिन विधो भवति। किम कैन यानी ये व्याकरण के आधार पर है, तो ये सारे किस में आएंगे? खंडान्वय। दंडान्वय में आपका पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा? विशेष से पूछा जाएगा, विशेष पूछा जाता है। ये सारी जानकारी दे चुका हूं, उसको पढ़ने के बाद ये समझे, ये विधि पक्की आएगी। ध्यान देना, ये मातृभाषा पर आधारित है और ये व्याकरण पर आधारित है, और ये व्याकरण पर आधारित होने के बाद मनोवैज्ञानिक है और ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसका अलंकार छंद का विस्तार से वर्णन होता है, इसका विस्तार से नहीं होता है। ये आपको अच्छी तरह बता चुका हूं, इसको पढ़ लेना। बार बार करो, एक अंक का सवाल पक्का आएगा खंडान्वय दंडान्वय में। तो किम कैन के आधार पर कौन सा पूछा जाता है? व्याकरण संबंधी प्रश्न है जो खंडान्वय में पूछा जाता है। दंडान्वय है नहीं, उपो दोनों है नहीं, रंगवंशी है नहीं। रंगवंचित आपकी है वो नाटक शिक्षण की है। आते हैं वाच्य प्रयुक्त कुरुता। अब आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। चोर पतिगम सतम मुष्णाति। यहां पे 2 कर्म है, ध्यान देना अच्छी तरह से। 2 कर्म है, इसको अच्छी तरह समझना है। अब आप बता सकते हैं कौन से है।
तो दो कर्म अर्थात आपको बता चुके हैं कि 16 प्रकार की धातुएं बोलते हैं अकथितम च। उस अकथितम च के अंदर आपको क्या करना है, दो धातु है, दो धातु में प्रधान कर्म कौन सा है, तो 16 धातु में 12 धातु हैं वो अलग है और 4 धातु अलग है। कृष है, ध्यान देना, लस्ट 4 व्र है और वहड है, वह धातु है जो उसमें नी है। वो 4 धातु को छोड़ के बाकी कोई धातु 12 धातु आती है तो गौण कर्म में प्रथमा होती है, और 12 धातु 4 धातु लास्ट की धातु है उसमें प्रधान कर्म उसमें प्रथमा होती है, बाकी द्वितीय विभक्ति है ही। तो अब यहाँ पे वो 16 धातु है नहीं तो आपके पथिक की मुझे पथिका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पथिका। तो चोरेण पथिका शतम, तो यहाँ पथिकम है नहीं, पथिकम वाले दोनों हटा दो पहले। अब आपका विकल्प रहेगा 2 और क्या रहेगा 4, विकल्प नंबर 2 और क्या है 4। तो यहाँ चोरेण पथिका शतम मुष्यते और यहाँ पतम मुष्यते, यहाँ मुष्यते द्विवचन है और यहाँ एक वचन है, ये क्रिया कर्म के अनुसार आती है। तो ये 2 तो पहले गलत हो गए क्योंकि यहाँ पथिकम पथिकम है, क्योंकि प्रथम विभक्ति आनी जरूरी है वाच्य परिवर्तन में। तो अब ये दोनों गलत हो गए, यहाँ एक वचन है, यहाँ क्रिया 2 वचन, ये गलत हो गया। तो विकल्प नंबर क्या राइट होगा 2, चोरेण पथिका शतम मुष्यते, ये आपका सही है। और ये विद्यार्थी अभी तक विद्यार्थी वाच्य नहीं समझे है तो मेरे वाच्य के दोनों वीडियो देख लें, यूट्यूब पे देख लें, ऐप में देख लें, अच्छी तरह देखना, ध्यान देना अच्छी तरह से। ये वाच्य सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं, अच्छी तरह देखना, सबसे पहले ये वाच्य नुकसान देते हैं, ध्यान देना, अच्छी तरह बता रहा हूं। और इनके लिए मैं लाइव क्लास भी ले चुका हूं, बार बार कह रहा हूं कि कभी भी कोई भी सवाल आता है तो उसको समझ में नहीं आता है तो मेरे एक एक शब्द आपको बताया हुआ कि आप उसको देख सकते हैं। और उनके लिए कई बार बोल चुका हूं कि आप अभ्यास करें, अभ्यास के लिए आपका मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ ले रहा हूँ, बाकी मेरे हर 8:30 बजे टाइम फिक्स है, उसमें हर टॉपिक वही आपका टेस्ट चलता है। तो उसको आप अभ्यास यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसको बता सकते हैं किस प्रकार से सवाल हुआ, किस प्रकार नहीं हुआ, एक एक चीज़ की आप विश्लेषण हो रहा है। कभी ऐसी समस्या है तो ध्यान देना, आपको सारी की समस्या के एक एक वीडियो में आपको ऐप में दे चुका हूँ, पहले उसको पढ़ें उसके बाद टेस्ट दें तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। विद्यालय छात्रा संस्कृतम पठती, विद्यालय में छात्र संस्कृत पढ़ते हैं। अब इनके वाच्य परिवर्तन करना है तो यहाँ पे देखो, विद्यालय तो विद्यालय आएगा पूरा सब में है, छात्रा का छात्रे, ये 3 आ गए, ये चौथा अपना गलत हो गया, एक एक ऐसे निकालें सीधे सवाल में। देखो विद्यालय चारों में आ रहे हैं तो इसका मतलब आगे बढ़े। अब यहाँ छात्रे है और ये छात्रेण है तो छात्रे ही है तो यहाँ पे देखे इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, संस्कृतम, तो संस्कृतम सब में है। अब तीनों अभी अंतर देखो, अब संस्कृत एक वचन है, यहां देखो तो यहां तो बहुवचन है, गलत है, ये द्विवचन गलत है, तो नंबर 1 हो जाएगा। विद्यालय छात्रे संस्कृतम पठ्यते, इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। बंधुओं ध्यान देना अच्छी तरह से, ये ऐसे आपको देखना है। कैसे हो, देखो विद्यालय तो विद्यालय पूरा आपके आ गया, छात्रे तो ये छात्रे आ गया, तृतीय विभक्ति हो गई वाच्य परिवर्तन में। यहां सप्तमी का सप्तमी रहेगा, मैं बार बार कह, वाच्य परिवर्तन में केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति ही बदलती है, तृतीया से आगे कोई बदलाव नहीं होता है। तृतीया विभक्ति यहां कर्ता की तो होती है, लेकिन यहां आगे जो तृतीया विभक्ति जो पहले लगी हुई द्वितीया तक वो आप कोई चेंज नहीं होगी। अब यहां विद्यालय वही रहेगा, छात्रा तो बहुवचन क्या, तृतीया का छात्रे, संस्कृतम संस्कृतम होगा, ठीक है। और पठती एक वचन है तो यहां पे पठयते, ये पठयंते गलत हो गया, ये पठयते गलत हो गया, नंबर 1 विकल्प आपका सही होगा। इस प्रकार से अभ्यास करें। आगे आते हैं, जना चिंत्यंती, ये भाववाच्य है। भाववाच्य में आपको बार बार कह चुका हूं कि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन ही आती है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन ही आती है। तो जना, जन्य का जने हो गया, सब में है, ये जने है और ये हट गया पहले से ही। अब यहाँ पे ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ये एक वचन हो गया, जना जने चिंत्यते, जने चिंत्यते, ये आपका राइट हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे आपका क्या है, मेरे द्वारा हमेशा व्यायाम किया जाता है, ये भी अनुवाद है, वाच्य आधारित है। मेरे द्वारा मया, तो 4 मया आ गया, हमेशा नित्यम आ गया, 4 बराबर है। अब यहां पे रोकना आपको, व्यायाम किया जाता है तो यहां पे व्यायाम, ध्यान देना अच्छी तरह से, व्यायाम। अब व्यायाम में आपके 2 हटा दो, ये पहले से हट गए कि व्यायाम पुल्लिंग शब्द है। अब क्री धातु है, यहां पे क्रियते होगा, क्रियते, यहां पे है क्री, तो यहां पे एक होता है क्रियते और एक होता है क्रियते। अब यहां विद्यार्थी गड़बड़ करेंगे, तो यहां पे क्रियते अर्थात एक करना और एक खरीदना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्यायाम
क्रियते, ना कि क्रियते। यहां विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। ये पहले से हट गए, व्यायाम व्यायाम ये आ जाएगा। तो 10वां सवाल 80वां सवाल है, वहां पे विकल्प 2 होगा, मया नित्यम व्यायाम क्रियते। एक क्रिया खरीदना हो जाता है, वो अपना डबल हो जाएगा। किसान गांव में रहता है, किसान गांव में रहता है, गांव में। अब देखो कृष्ण का गांव में आ उपसर्ग आता हुआ गलत द्वितीय आती है, तो यहां पे कभी भी ध्यान देना, वश धातु के आगे आ अनु उप अधि उपसर्ग आते हुए हमेशा क्या हो जाती है, द्वितीय। उपसर्ग हटा दो सप्तमी, तो यह अधिवस्त ये भी गलत हो गया, उपवस्त ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वश धातु के आगे उपसर्ग आते हुए हमेशा द्वितीय हो जाती है, और कृष्ण के ग्रामे वस्ती। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट होगा। इस प्रकार से आपको ये देखना है। उसके बाद आप आते हैं 82 प्रश्न नंबर 82, भाषायाम शिक्षणे सहायकम वर्ते। भाषायाम, भाषा के शिक्षण में सहायक है। आप भाषा पढ़ा रहे हैं, भाषा में सहायक क्या है, भाषा शुद्धतायाम बल, व्याकरण से नियमानाम जागृत्याम, गद्य शिक्षण से निदानात्मक उपचारात्मक कार्यम। तो ये तो आपके भाषा में ये बाद में होते हैं, अब यह दोनों आते हैं। भाषा का शुद्ध ज्ञान बल भी है, लेकिन सहायक क्या है, व्याकरण। व्याकरण आपके नियमों की जागृति है जो आपको आ रहे हैं, तो भाषा के में शिक्षण में सबसे सहायक कौन होता है, व्याकरण के नियमों की जानकारी। आगे आते हैं, संस्कृत पद्य शिक्षण से विधेय संति। संस्कृत के पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन, सारी विधि कौन सी है, तुलना विधि है, समीक्षा विधि भी है, संगम विधि भी है, सर्वा अर्थात उपयुक्त सर्वा। ये सारे किसकी विधि है, पद्य शिक्षण की, तो ये सर्वा विधि आ जाएगी। आगे आते हैं, पद्य शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त विधि अस्ति। पद्य शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो सबसे उपयुक्त विधि आपकी खंडान में पहले बता चुका हूं। सबसे अच्छी विधि, सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, खंडान्वय। कौन सी हो जाएगी, खंडान्वय। किसकी, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, खंडान्वय। आगे है, संस्कृत दिवस कदा भवति। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, ये संस्कृत का सवाल, ध्यान देना अच्छी तरह से। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण अमावस्या तिथि, कार्तिक पूर्णिमायाम तिथि, भाद्रपद पूर्णिमायाम तिथि, रक्षाबंधन पर्व। यानी रक्षाबंधन के पर्व पर हमेशा रक्षाबंधन ही श्रावण पूर्णिमा को होता है, और वो संस्कृत दिवस के नाम से जाना जाता है। जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहते वो विद्यार्थी ध्यान देना, श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, संस्कृत दिवस। अच्छी तरह ध्यान देना, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को कहो चाहे रक्षाबंधन पर्व पे कहो, कौन सा दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस। पठन कौशल से उद्देश्य मस्ती। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है पठित्वार्थ ग्रहणम, पठित्वा पांडित्य प्रथम, पठित्वा मौखिक अभिव्यक्ति, पठित्वा लिखित अभिव्यक्ति। पठन, पठन कौशल पढ़ करके क्या करना है, अर्थ ग्रहण करना है। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। ये सारे उसमें विकल्प है नहीं। पद्य पाठ योजना प्रमुख पाठ्य बिंदु अस्ति। पद्य पाठ योजना का प्रमुख बिंदु है, प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तुतिकरण व्याकरण का है। बता रहा हूं सारे, देखिए प्रस्तुतिकरण किसका, व्याकरण का। आदर्श वास्तव किसका है, गद्य का, गद्य शिक्षण का। ये व्याकरण शिक्षण का प्रस्तुतिकरण, और आदर्श वास्तव है गद्य शिक्षण का। किसका है, गद्य शिक्षण का। और प्रस्तावना है नहीं, लेकिन पद्य का समवेत वाचन होता है, समवेत। यहां सस्वर वाचन, सस्वर वाचन, लेकिन यहां है ही नहीं, तो अनुवाचन भी कर सकते, अनुवाचन भी वाचन में आता है। यहां आना चाहिए समवेत और सस्वर वाचन, समवेत और सस्वर वाचन। ध्यान देना क्या आएगा, समवेत या सस्वर वाचन, अनुवाचन है नहीं। तो यहां पे इसकी जगह आप ये कर लिया तो आपका राइट माना जाएगा। वाचन के संबंधित है, वास्तविकता आना चाहिए समवेत और सस्वर वाचन, इस बात का ध्यान देना। आगे आते हैं, गद्य पाठ योजना प्रमुख पाठ्य बिंदु अस्ति। गद्य योजना का प्रमुख पाठ्य बिंदु कौन सा है, तो इसमें ये तो व्याकरण का है, ये आपके किसका हो जाएगा, स्वयं वो ये पद्य का है, प्रस्तावना है ही नहीं। आदर्श वाचनम, तो गद्य का कौन सा है, आदर्श वाचनम। ये गद्य शिक्षण का क्या है, श्रेष्ठ या पाठ्य बिंदु का मुख्य बिंदु है। मौखिक प्रश्न भेद नास्ति। मौखिक प्रश्न भेद नास्ति, मौखिक प्रश्न का भेद नहीं है। तो मौखिक प्रश्न का भेद कौन से, सलाह का मौखिक का है, शास्त्रा मौखिक का है, भाषण है, लेकिन प्रत्याभिज्ञानम यहां ध्यान नास्ति है, यानी कौन सा नहीं है, प्रत्याभिज्ञानम। ये प्रत्यस्मरण प्रत्याभिज्ञानम दोनों प्रश्न होते हैं जो लिखित होते हैं, क्या होते हैं, लिखित होते हैं। तो ये मौखिक प्रश्न कौन सा नहीं है, प्रत्याभिज्ञानम प्रश्न जो मौखिक नहीं है, जो लिखित है। इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न है।
तो ये आपके प्रश्न मैंने एनालिसिस कर दिए। अब इसमें आपको पता लगाना है कि कितने आपके राइट होते हैं, कितने राइट नहीं होते हैं। अच्छी तरह ध्यान देना, बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है। इस प्रकार से टॉपिक वही आपके टेस्ट होते हैं, तो हर टॉपिक को इस प्रकार से समझें और उसको एनालाइज करके आराम से उसको पढ़ें। और जब समझ में मालूम समझने के बाद में समस्या आती है, उसको आप नोट करते रहें और समझते रहें, और रीड तक आप ऐसा करोगे तो अवश्य आप इसको अच्छे अंकों से पास होंगे। संस्कृत का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। टॉपिक वाइज तैयारी करें और टॉपिक वाइज अच्छी तरह पढ़ते रहें। और मेरे यूट्यूब में भी इसको 8:30 बजे डेली लाइव क्लास लेता हूँ, उस पर जुड़े रहें। उसमें माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार से आप तैयारी करो, लेकिन हिंदी संस्कृत में मैं आपको बता रहा हूँ नंबर नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। हिंदी संस्कृत का आपको 30 हिंदी है, 30 संस्कृत है, 60 तो ये है ही। उसके बाद भी आप प्रैक्टिस में 15 अंक के लिए आपके मेथड है, मूल्यांकन सब में है। ध्यान देना, मूल्यांकन सब में है, CCE सब में है, NCF सब में है, अधिगम साधन सामग्री सब में है। तो इनको मिलाकर के मैं आपको 150 में से 75 अंक को अच्छी तरह करवा रहा हूँ। कितने अंकों? 75 अंक को करवा रहा हूँ। ध्यान देना अच्छी तरह से। और ये बिल्कुल आप में 20 या 31 मार्च तक आपका एक लाइव लेके आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। अच्छी तरह समझे, सोचे, समझे, फिर लिखें। कोई समस्या तो बताते रहें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।